सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द निर्माण, जिसमें हम सीखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय भाग को। आज की वीडियो में हम करेंगे केवल उपसर्ग भाग को। तो समझते हैं, आइए देखिए। पहले तो आप उपसर्ग शब्द के अर्थ को जान लीजिए। उपसर्ग में उप जमा सर्ग से यह बना है, ठीक है। तो उप का मतलब होता है नज़दीक और सर्ग का मतलब होता है छोटा सा भाग। तो एक छोटा सा भाग, नज़दीक लगाया हुआ एक छोटा सा भाग, उसे कहा जाता है उपसर्ग। यहाँ देखिए, जैसे उपवन, उप जमा वन से यह बना है। तो वन का मतलब तो होता है बड़ा जंगल, लेकिन एक छोटा सा जंगल अगर हमारे पास हो तो हम उसे उपवन कहते हैं। इसी प्रकार जार में औ का जोड़ कर दिया गया है, यानी औ यहाँ उपसर्ग है, तो इससे बना है नया शब्द औजार। तो उपसर्ग क्या भूमिका निभाते हैं, हमें उपसर्गों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। हमारी जो शब्दकोश है उसमें हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन फिर भी हमें नए शब्दों का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है। और नए शब्दों का निर्माण होता है उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से। तो उन्हीं में से आज हम उपसर्ग को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आपने देखा, उपर्युक्त शब्दों में वन और जार मूल शब्द हैं। मूल शब्द का मतलब क्या है। अब जिस शब्द में हमने उपसर्ग को जोड़ा है, पहले तो वह शब्द ही क्या होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो वह जो उपसर्ग आपने लगाया है वह हमारा बना हुआ नया शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इन शब्दों में से पहले उप और औ शब्दांश लगाने से नए शब्द उपवन और औजार शब्दों का निर्माण हुआ। तो परिभाषा देखिए क्या होगी कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अर्थ में परिवर्तन कैसे आ गया, जैसे वन में जब हमने उप जोड़ा तो उपवन यानी एक छोटा वन, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। और कई बार तो क्या होता है, जो नया शब्द बनता है उसकी जो रचना होती है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो परिभाषा हमारी क्या हुई कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में उपसर्ग देखिए कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग जिन्हें हम उर्दू के उपसर्ग बोल सकते हैं, और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। इसके अलावा अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में हम कई बार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पर कुछ उपसर्ग शब्द दिए गए हैं, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग माने जाते हैं। पहली बात तो जो उपसर्ग होते हैं उनका अर्थ होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं करते, ठीक है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है। एक शब्द होता है, उसका तो अर्थ होता है, लेकिन अर्थ होते हुए भी अगर ये अकेले प्रयुक्त नहीं किए जा रहे हैं तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है। इन्हें हम अन्य मूल शब्दों के साथ जोड़कर ही प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो अति अधिक हो गया, तो अति का अर्थ होता है अधिक, लेकिन हमने इसे अंत में जोड़ दिया है तो ये बन गया हमारा अत्यंत। अब यही रचना की बात मैं कर रही थी कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अ को हमने ज्ञान में जोड़ दिया तो अज्ञान, हमने इसे डायरेक्टली लिख दिया, कोई इसके शब्द निर्माण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अधर्म बन गया, अस्वीकार बन गया, लेकिन अति को हमने एज इट इज़ यहाँ पर नहीं जोड़ा, अतिशय यहाँ जोड़ दिया लेकिन यहाँ नहीं जोड़ा है, यहाँ पर संधि भी हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है कि उपसर्ग जब हम किसी मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उसके शब्द रचना में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तभी तो हम इसे शब्द निर्माण कहते हैं, ओके। तो ये थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग, अति, अप, अन, अन, अव, आ, अभि, उप। और इसके बाद है दुर, प्रति, वि, सु, कु, उत, स, अ, प्र और निर। ये तो हैं हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में देखिए, अन का मतलब अभाव, किसी चीज़ को न करना, निषेध। अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनपढ़,
ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अन कहा को अगर हम हमारा मूल शब्द माने और अन को अपना उपसर्ग माने तो इस शब्द के निर्माण में, रचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शब्द निर्माण तो हो गया। लेकिन कई बार मैंने जैसे आपको अभी पीछे दिखाया था, यहाँ देखिए उन प्लस नीस, यहाँ उन प्लस नीस, तो यहाँ पर उन प्लस 30 20, यहाँ और यहाँ दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो शब्द निर्माण के साथ साथ शब्द रचना में भी परिवर्तन आ जाता है। ये कुछ हिंदी के उपसर्ग दिए गए हैं, अन, अध, उन, दु, नी, बिन और भर। इसी प्रकार से फारसी के उपसर्ग देखिए, बद, बे, कम, गैर, खुश, ला, हम, ना। चलो हम ना उपसर्ग की बात करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, ना से बना देते हैं नाना। तो क्या नाना उपसर्ग हमारा सही है, शब्द सही है? नहीं, क्योंकि ना हटाने के बाद तो ना ही बच जाता है, ना का तो वहाँ पर कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो हम इस प्रकार का उपसर्ग शब्द अपना बनाएंगे, नापसंद, नाबालिग, नासमझ। ठीक है, प्रति जमा एक से बना प्रत्येक, तो हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर रोज, हर दम, हर बार, हर एक। ठीक है, आगे देखिए, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय, कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे चिर। ठीक है, ये अव्यय शब्द हैं और इन्हें हम उपसर्ग की तरह प्रयोग कर लेते हैं, जैसे चिरकाल, चिरायु, चिर प्रतीक्षित। ठीक है, और कुछ और भी ऐसे उपसर्ग हैं जो हम अव्यय हैं जिन्हें हम उपसर्ग की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे पुनः, अध, सत, अंतर। ये सारे क्या हैं, अव्यय हैं, लेकिन हम इन्हें इस प्रकार से प्रयोग करके अव्यय की तरह, उपसर्ग की तरह इनका प्रयोग कर लेते हैं। अंग्रेजी में भी जैसे वॉइस चांसलर, वॉइस प्रिंसिपल, वॉइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, वॉइस मिनिस्टर, इस तरह से हम कई बार अंग्रेजी के शब्दों में भी उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आज का हमारा उपसर्ग भाग। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रत्यय भाग को। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले शब्द निर्माण करने के लिए हम उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। वे शब्दांश होते हैं जिनका दूसरे शब्दों के साथ जोड़ होकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। 4 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग और प्रत्येक उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय शब्द। ओके, तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, बाय बाय।